नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 22 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले एक कोटेशन जो आपने ऐड किया, उसके बारे में बात कर लें। देखिए, यहाँ 2 वर्ड है, पूर्णता, इसका मतलब होता है परफेक्शन। दूसरा है उत्कृष्टता, इसका मतलब होता है एक्सीलेंस। एक्सीलेंसी, अब पढ़ लेते हैं। पूर्णता संभव नहीं है, लेकिन यदि पूर्णता का पीछा किया जाता है तो हम उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली कोटेशन। देखिए, परफेक्शन जैसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि परफेक्शन, आदमी किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन जब आप परफेक्शन का पीछा करते हैं तो आप एक्सीलेंसी को हासिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए समझें, जैसे आपने अपने एकेडमिक्स में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, अपने बिहेवियर में टारगेट रखा, क्या परफेक्शन, पीछा किया, यानी कि लगातार प्रयास किया, तो ये पक्का मानिए कि आप एक्सीलेंसी को हासिल कर लेंगे। बेसिकली यही इस कोटेशन का जो पूरा का पूरा मीनिंग है। उसके बाद पढ़ते हैं, पहली न्यूज़ जो है स्मृति मंधाना को लेके है। देखिए, इंडियन जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी वाइस गेट पे है, और इन्होंने अपने नाम एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है नाम किया है। क्या किया? T20 में 600 चौके लगाने वाली, 600 से ज़्यादा चौके लगाने वाली ये दुनिया की एकमात्र क्रिकेटर जो है बन गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों में ही, ठीक है? तो ये एक बड़ा अचीवमेंट इनके नाम पे है। 604 चौके इन्होंने दर्ज किए हैं, विश्व की प्रथम क्रिकेटर है। सुजी बोर्ड्स न्यूजीलैंड की कितने हैं, बाबर आजम कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान है स्मृति मंदाना, तो इसको आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। फिर देखिए, अभी हाल ही में पिछले 10-12 सालों में बहुत सारे जो अ, विदेशी कंट्री है, वहाँ पे इंडियन जो पारंपरिक हिंदू मंदिर है, उनकी स्थापना हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए, एक तो हमारा जो डिप्लोमेटिक चैनल है, वो है। दूसरी बात कि हमारी जो भारतीय आबादी है, वो उन देशों में रहती है, और ना केवल रहती है बल्कि राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है। तो वो एक दबाव समूह की तरह कार्य करती है। वहाँ की जो पार्टीज़ है, थॉट प्रोसेस है, उसको प्रभावित करती है। उसकी वजह से जो इंडियन कल्चर है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो अभी जो हिंदू मंदिर बना है, वो फ्रांस में बना है, इतनी-सी बात को आप याद रखनी है। सितंबर में इसका उद्घाटन होना है, तो जब उद्घाटन होगा तब और दोबारा बात होगी। ठीक है? ये सारी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या महत्व है, क्या नहीं है, बट हाँ, सिंपल सी बात है। इससे पहले जैसे आपने सुना होगा दुबई में बना, और सारी तमाम जगह बनते हैं। तो लेटेस्ट में है, उसको अपन याद रखें। ठीक है? अब देखिए, देश की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा जो है 22 जून से शुरू होने वाली है। सी प्लेन सेवा क्या होती है? यानी कि आज से ही शुरू होने वाली है। सी प्लेन सेवा से मतलब होता है कि एक तो जहाज होता है जो सिर्फ़ एयर में उड़ता है, ठीक है? एक जहाज होता है जो एयर में भी उड़ता है और सी में भी जहाज की तरह जो है ट्रैवल कर सकता है। तो ये दोनों जो खूबी होती है वो सी प्लेन में होती है, और ये जो पहली कमर्शियल सेवा है ये शुरू होने जा रही है, ठीक है? आज से ही। रूट कौन सा है? कोच्चि से अगत्ती, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोच्चि से अगत्ती। कंपनी कौन सी है? स्काई होप एविएशन। दो बातें याद रखें। देखिए, देश की पहली कमर्शियल जो सी प्लेन सेवा है 22 जून यानी आज से शुरू होने वाली है। कोच्चि अगत्ती से इसका रूट रहने वाला है। स्काई ऑफ एविएशन जो है वो कंपनी रहने वाली है, जो कंपनी इस सेवा को रन करेगी। अब योजना कौन सी है? देखिए, उड़ान योजना एक भारत सरकार की 2016 में आई थी। क्या था इसमें? ये था कि भाई पहले जहाज में जो है बड़े लोग ही उड़ा करते थे। तो इसमें ये बोला गया कि यार ऐसा ना, आम आदमी भी उड़ना चाहिए। आम आदमी कैसे उड़ेगा? जब भाई किराया लिमिट में रहेगा। तो सरकार ने एक प्रावधान करके उड़ान स्कीम लेके आए, और उन्होंने कहा कि मान लीजिए आधे घंटे की उड़ान है तो 3000 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं होगा। तो इससे क्या, आम लोगों को भी मोटिवेशन मिला, और उनकी कैपेसिटी में था कि वो जाके ना आराम से बाय एयर ट्रेवल कर सकें। तो इसी योजना के हिसाब से ये जो देश की पहली कमर्शियल सी प्लेन योजना है, ये भी सरकार लेके आई है। ठीक है? तो ये पानी और रनवे यानी कि फिजिकल और वाटर दोनों पे उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है। और यही इसको एक्सेप्शनल बनाता है, अद्वितीय बनाता है। याद रखेंगे, क्या याद रखना है? पहली चीज उड़ान स्कीम के तहत, दूसरी चीज कोच्चि से अगती रूट, और तीसरी चीज कंपनी जो है स्काई हो फेव है ना, 22 जून से शुरू हो रहा है।
अब देखिए एक बोन चैलेंज था, क्या था भाई, देखेंगे आप, बोन चैलेंज, ठीक है, चैलेंज। देखिए दुनिया की खराब बंजर जंगलों से खाली हुई भूमि को पुनः हरा भरा बनाने के लिए वैश्विक अभियान की शुरुआत हुई थी 2011 में। और इस बोन चैलेंज की शुरुआत जर्मनी के बोन शहर से हुई थी, इसलिए इसको बोन चैलेंज। क्या करते हैं इसमें, बेसिकली जो जंगल मान लीजिए किसी भी वजह से हटा दिया गया है, जो जमीन बंजर कर दी गई है, उसको दोबारा जो है ग्रीनरी उसकी लौटाना, ये इसका प्रमुख जो है उद्देश्य है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। 35 करोड़ भूमि जो है 2030 तक ठीक करने का लक्ष्य रखा था। 35 करोड़ क्या था, हेक्टेयर। ये क्या था, लक्ष्य था। भाई 2030 तक ना अपने को ठीक करनी है, जो गिर चुकी है, बंजर हो चुकी है, वहां पे जंगल दोबारा अपने को लौटाना है। 2.17 करोड़ जो है भारत ने ठीक कर दी है भूमि। और ये कितना है, 84% है भाई भारत के टारगेट। इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने अच्छा काम किया है। इंडिया जो जलवायु परिवर्तन और एफोरेस्टेशन यानी कि दोबारा हरियाली लौटाने में अच्छा कार्य कर रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आप थोड़ा सा इसको हल्का सा देख लेंगे, उसको याद रखने की जरूरत है। हमने बात करी थी 2008 का हमारा जो मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद में एक एजेंसी गठित की गई थी, इसका नाम था NIA। क्या था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। तो इसके जो नए महानिरीक्षक है वो नियुक्त किए गए हैं, कौन है, सुंदरराज पी, IPS सुंदरराज पी। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। 2003 बेच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? आप याद रखेंगे, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की विशेष सिफारिश के आधार पर चयन होता है। और बाकी इनका नाम याद रखेंगे कि NIA के नए महानिरीक्षक कौन बने, सुंदरराज पी बने, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, एक संगठन जो है उसको अपन पढ़ लेते हैं, वो है ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स, बी का मतलब है ब्राजील, R का मतलब है रशिया, I का मतलब है इंडिया, C का मतलब है चाइना, S का मतलब है साउथ अफ्रीका। ये इसके महत्वपूर्ण 5 देश है जिन्होंने बेसिकली तो जो है, पहला ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, इन चारों ने मिलके स्थापना करी थी ब्रिक्स की, ठीक है। पांचवा जो देश है साउथ अफ्रीका, ये 2010 में शामिल हुआ। ये जो एक इम्पोर्टेंट संगठन है जिसके बारे में सवाल एग्जाम में पूछे जाने की 200% संभावना है, राइट। अब देखिए इसमें फिर चार और सदस्य बने थे 2024 में, और अभी 2026 में एक भाई साहब और सदस्य बन गए, कौन, उज्बेकिस्तान। ये है लेटेस्ट सदस्य। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या था, देखिए बेसिकली एक UN था। UN में दबदबा किसका था, USA का, ठीक है। UN की कौन, वर्ल्ड बैंक था, इसका बैंक था जो कि लोन देता था। इस लोन में भी सिफारिश कौन करता था, USA, यानी कि पूरा का पूरा पश्चिमी जो देश है और USA है उनका दबदबा। एक जो है थिंकर थे जिनके बारे में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि भाई इनके भरोसे मत बैठे रहो, और जो ये चाइना, रशिया, इंडिया जो कंट्रीज है ना, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ रेट अच्छी है, इन लोगों को ना मिलके अपना खुद का संगठन बनाना चाहिए, अपना खुद का बैंक बनाना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपना खुद का आप सेटअप करिए, तो उस सेटअप की बात थी। तब उस थिंकर के विचारों के आधार पे इन्होंने जो है सेटअप ब्रिक्स का किया था। अब ब्रिक्स का सेटअप कर दिया, जैसे इधर वर्ल्ड बैंक है जो लोन देता है बाकी दुनिया के देशों को, इन्होंने भी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया भाई, कि हम भी ना बैंक बनाएंगे और ये जो प्रोजेक्ट है विकासशील देश में वो फंडिंग देंगे, ठीक है। तो अभी जो है उज्बेकिस्तान NDB का भी सदस्य बन गया 10वां, यानी कि इस बैंक का, जैसे ब्रिक्स का सदस्य बनेगा तो बैंक का भी बनेगा, ठीक है। और सदस्य बनने वाला पहला मध्य एशियाई देश। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना ब्रिक्स ब्रिक्स के देशों ने 2015 में करी थी। बुनियादी ढांचे सतत विकास परियोजनाओं के लिए की थी। पहले कहाँ पे है? संगाई चीन में है। संगाई चीन में है। अब तक NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 43 अरब डॉलर के 139 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उज्बेकिस्तान अभी 10वां सदस्य बन गया, पहला मध्य एशिया का देश है। और ये ब्रिक्स के जो विस्तार है, इसके एक्सपेंशन को दर्शाता है। देखिए ब्रिक्स के सदस्य देश और उनका परिचय। सबसे पहला B यानी ब्राजील, R यानी रशिया, I यानी इंडिया, C फॉर चाइना। और ये जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 में शामिल हुआ। तो अब तक हो गए कितने,
4+1, ठीक है। उसके बाद 2024 में जो है ये 4 लोग शामिल हुए। कौन? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। कौन कौन थे? +4। इस 4 में कौन कौन? मिस्र जिसको बोला जाता है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और कौन सा? यूएई। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ BRIC याद रखेंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद 1 जो है ये साउथ अफ्रीका। उसके बाद 4 जो शामिल हुए इसमें आप याद रखेंगे, मिस्र पहला हो गया, इथोपिया पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो है ईरान हो गया और चौथा यूएई हो गया। और अभी जो लास्ट हुआ है उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये 10 देशों के नाम आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी लाइटली आप नहीं लेंगे और आप थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है? पहले इस निमोनिक से, ब्रिक्स से 5 को याद रखेंगे। उसके बाद 4 जो शामिल हुए उसमें आप याद रखेंगे, जैसे इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, यूएई। इस तरह से याद रखेंगे। राइट, अब देखिए इतनी बात क्यों हो रही है भाई, ये ब्रिक्स जो है इतना ताकतवर कैसे है, कैसे जो है पश्चिम के देश से चिड़े रहते हैं? एक रीजन है। देखिए, दुनिया की 42% जो आबादी है वो ब्रिक्स के देशों के पास में है। और भाई संख्या बल जो होता है ना, मैटर करता है। ठीक है? तो एक तो रीजन ये है, 42% जो वैश्विक आबादी है वो ब्रिक्स देशों में निवास करती है। उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? इन्होंने अगर कोई काम किया तो उसकी बात क्यों नहीं होगी दुनिया में? 100% होगी। और 31.5% जो है वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी है। और G7 को ना चुनौती दे रहा है भाई। अब दुनिया में सबसे पावरफुल जो देश है वो G7 बोला जाता है। और अभी जिनका समिट हाल ही में फ्रांस के एवियन में हुआ, वहां पे ट्रम्प ने धमकाया धमकाया लोगों को, जैसा कि वो अक्सर करता रहता है। और कुछ भी निकल के आया नहीं उस सम्मेलन से। ठीक है, और इन देशों ने क्या है ना, विकसित देश हो गए, इनमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1% 2% है। जबकि जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स में क्या है, इंडिया चाइना शामिल है, तो यहाँ की जीडीपी भी लगभग 4.4% की दर से बढ़ रही है। यानी कि हर दृष्टि में टक्कर दे रहा है G7। ठीक है, और जीडीपी में हिस्सेदारी जो है 31.5%। तो ये जो दोनों डेटा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये डेटा दिखाता है कि ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट क्यों। और आप देखें, यूएन जो है कमजोर होता जा रहा है, G7 जो है अपनी उपयोगिता खोता जा रहा है। ठीक है, और तमाम संगठन भी कमजोर हो रहे हैं। वहां पे ब्रिक्स जो है काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा कर रहा है। ये बात भी आप याद रखें। अब देखेंगे आगे भारत के लिए महत्व क्या है। देखिए, चीन और रूस दोनों एक साथ किसी संगठन में, तो हमारे लिए उनसे बातचीत करना, बैलेंस स्टैब्लिश करना, जियो पॉलिटिक्स में एक एक एज हासिल करना, ये संभव हो जाता है। ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करना, देखिए गरीब देशों को बोला जाता है बेसिकली ग्लोबल साउथ। ऐसे देश जो अभी विकासशील है, अविकसित है, उन देशों को ग्लोबल साउथ बोला जाता है। ये आवाज बनता है भारत। जो हमने बात करी थी, आतंकवाद विरोधी जो है वैश्विक नियमों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बना दिया परियोजनाओं को फंडिंग देने के लिए। CRA, ये भी आप याद रखेंगे, आर्थिक संकट में सुरक्षा कवच देने के लिए भी एक एजेंसी बनाई है। यानी बेसिकली ये भी एक बैंक की तरह है कि भाई जब संकट आता है दुनिया में तो हमारे ब्रिक्स देशों से उनको मदद मिल जाएगी। और एक डी डॉलराइजेशन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अभी दुनिया में जो मैक्सिमम व्यापार होता है वो किसमें होता है? डॉलर। क्या डॉलर की बात की जाए, गानों से लेके सरकार तक सब डॉलर की बात। तो ब्रिक्स ये बोलता है कि डॉलर में नहीं करके हम अपनी लोकल करेंसी में करेंगे यार। ठीक है, हमें नहीं करना डॉलर में, क्योंकि इस पे जो है अमेरिका का वर्चस्व और इसका जो फायदा है वो अमेरिका को मिलता है। ये सारी बातें थी, आपने समझ ली। अब अगली जो न्यूज है वो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को लेके। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को लेके देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में, 1974 में, 1973-74, इंडिया ने ना कर दिया अपना पहला परमाणु परीक्षण। क्या कर दिया? पहला परमाणु परीक्षण। तो लगी मिर्ची पूरी की पूरी दुनिया को, सबसे ज्यादा लगी पश्चिम वाली दुनिया को। तो उन्होंने बना दिया एक एनएसजी ग्रुप कि भाई ये परमाणु जो संवर्धन है, यूरेनियम है, ये इंडिया को मिला कैसे। ठीक है? अब हम ऐसा ग्रुप बना देंगे कि इंडिया को परमाणु नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? और कैसे इंडिया ने धमाका कर दिया। उन्होंने 48 देशों ने मिलकर 1974 में भारत के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण। इसकी पहली बैठक नवंबर 1975 में लंदन में हुई।
और इसलिए इसको लंदन क्लब भी बोला जाता है और परमाणु सामग्री के निर्यात पे नियंत्रण लगा दिया। इन्होंने बोला ठीक है बेटा तुमने धमाका तो कर लिया लेकिन हम आपको यूरेनियम नहीं देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या-क्या हुआ इसमें 2 नियंत्रण सूची हुई। पहली परमाणु रिएक्टर और संवेदनशील सामग्रियों के बारे में। दूसरी दोहरे उपयोग यानी कि एक आइटम जिसका मान लीजिए बिजली बनाने में उपयोग होता है, दूसरा धमाके में भी होता है। ऐसे शब्दों को बोला जाता है दोहरा उपयोग। ऐसी तकनीक पे रोक। सहमति का नियम यानी कि किसी देश को शामिल करना है तो पूरे के पूरे 48 देशों की सहमति जरूरी है। ये बहुत बेकार सा प्रावधान है। इस वजह से इंडिया की जो है सदस्यता इंडिया को नहीं मिली और इसके 48 में ना 47 जो देश है वो बोलते हैं इंडिया को सदस्यता दे दो। यार अच्छा आदमी है, फालतू कुछ काम नहीं करता, इसकी तो न्यूक्लियर पॉलिसी भी अच्छी है। ठीक है, ये तो किसी पे डायरेक्ट आगे होके हमला भी नहीं करता, तो प्रॉब्लम कहाँ आपको? और 2005 में अमेरिका ने खुद ने बोल दिया, इसके साथ में सिविल न्यूक्लियर डील कर दी। आपके इस समझौते को धत्ता बताते हुए अमेरिका ने बोला कि हम देंगे इंडिया को यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इंडिया अच्छा देश दोस्त है हमारा और वो कोई गलत काम नहीं करेगा इससे। ठीक है, जब ये सारी बातें हैं तो भाई आपको दे देनी चाहिए। तो 47 जो सदस्य देश है वो तो बोलते हैं कि एनर्जी की सदस्यता इंडिया को दे दो। चाइना हमारा वही भाई तो हमेशा तकलीफ रहती है हमसे, इसने बोला नहीं। नो, क्यों नहीं? पहली चीज कि इंडिया जो है एनपीटी का हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि न्यूक्लियर हथियारों को नहीं बढ़ाएगा इंडिया। ये जो ट्रीटी है इस पे हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, जब इंडिया को शामिल कर रहे हो, क्या जो गधा दो भाई है पाकिस्तान को भी शामिल करो। ये जो दो डिमांड है इसके ऊपर जो है चाइना जो है अड़ंगा लगाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चल चीन का अड़ंगा वही एनपीटी और पाकिस्तान को भी देने वाली बात। और 2008 में अमेरिका और भारत ने जब परमाणु समझौता कर ही लिया है तो कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, उस सदस्यता की वजह से थोड़ा सा और हमें जो सेंसिटिव टेक्निक है वो अच्छे से मिल जाए, उपलब्धता हो जाए, वैश्विक परमाणु नियम बनाने में हमारी भागीदारी हो जाए। ठीक है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल जाए, वैश्विक परमाणु महाशक्ति को मान्यता मिल जाए। ये तमाम जो है थोड़ा सा अपना जो कद है ना बेसिकली वो बड़ा हो जाए। बाकी जो है हमें परमाणु तो हमें यूरेनियम तो मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और स्लोवाकिया के ने पीएम मोदी की हालिया यात्रा के दौरान ये बोला है कि भाई एनर्जी में सदस्यता आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि जो है कल 21 तारीख को एक एग्जाम था नीट का जो दोबारा हुआ पेपर लीक। इसकी वजह से 4 दिन पहले से टेलीग्राम जो है सरकार ने बंद कर दिया। पैन इंडिया, पैन इंडिया का मतलब होता है पूरे पूरे इंडिया में बंद कर दिया। अब इस पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई आपने ना यार, मान लीजिए 50 लाख बच्चों का एग्जाम कराना है, इन बच्चों के चक्कर में आपने 15 करोड़ जो टेलीग्राम यूजर्स है इनका अकाउंट बंद कर दिया। अरे ये रोक कैसे लगाई जा सकती है? ठीक है, आपको रेशनल रहना पड़ेगा। तो सरकार ने फिर बोला है कि साहब पहले ही दुरुपयोग हो चुका है नीट यूजी टेस्ट में, वो कर रहे हैं। एक अकाउंट से 40 बोट बनाए जा सकते हैं टेलीग्राम से। तो इसकी वजह से हमारे लिए इसका पता लगाना मुश्किल काम है और आतंक की गतिविधियों में भी उपयोग होता है। ये ऐसा नाम है इसको जोड़ दो और इमोशनल कर दो, या कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। साहब आतंकवादी है ये आतंकवादी, तो इसको यूज जो है आतंकवादी कर सकते हैं। ये एक लॉजिक दे दिया और एक बार बोट हटाने पे भी नए बोट जो है टेलीग्राम पे बनते रहते हैं। ये तो बोला सरकार ने। कोर्ट ने माना कि भाई छात्र प्रभावित हुए लेकिन सवाल क्या पूरा ऐप बैन किया जा सकता है? ठीक है, अब जो इस पे डिसीजन है वो सुरक्षित रख लिया गया। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे डिसीजन के साथ में कोर्ट आए, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो भाई अपनी जवाबदेही तय कीजिए। तय कीजिए, अपने सिस्टम को लीकेज प्रूफ बनाइए, ना कि आप आनन फानन में कुछ फैसले लें, इस तरह की बेबुनियाद वाहियात बातें करके और पेपर लीक रोकने का प्रयास कीजिए। अब देखिए सीईटी जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव हुआ है और 30 लाख जो युवा है उनके लिए ये खबर है। उनसे देखिए पहले सीईटी जो है होने वाला था दिसंबर में, अब इसको सीईटी सीनियर सेकेंडरी जो 12th लेवल वाला है ये तो हो रहा है 23 से 25 अक्टूबर, और स्नातक जो है वो हो रहा है 1 से 3 दिसंबर। ठीक है, आवेदन जो है 25 जून से शुरू होंगे किसके, 12th वाले के, और जुलाई से शुरू होंगे ग्रेजुएशन वाले के। तो आप सब लोगों ने भरना है। क्या रीज़न क्या है इसको भरने के पीछे? भाई 23 प्लस जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपको विंडो जो है ओपन हो जाती है। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन 2-3 पहलू है जो इसमें बदलाव हुए हैं उसकी वज़ह से थोड़ा मुश्किल। पहले पात्रता 1 साल थी, अब 3 साल है, तो लेवल थोड़ा आप करेंगे एग्ज़ाम का। नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं होती थी, अभी है।
पहले पात्रता नहीं होती थी, बट अब 40% अनिवार्य अंक आपको लेके आना है। और सीईटी से 23 प्रकार के पदों पर, शायद ये पात्रता तो पहले भी थी, बट ये नेगेटिव मार्किंग है, ये जो नया ऐड कर दिया। 23+ जो बढ़ती है उनके लिए रास्ता ओपन हो जाता है। जो 4 नए टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आप ये मान के चलिए 4 टॉपिक से 10+ क्वेश्चन आने की संभावना है 100%। क्यों है? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष है आलोक राज, ये खुद बोल रहे हैं कि भई आप ना इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए, इनमें क्वेश्चन बनेंगे, और जो लोग हैं ना 30 लाख लोगों में से जिन्होंने भी इनको अच्छे से पढ़ना है, उनको फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें कोई कंटेंट एज़ सच है नहीं, क्योंकि नया सिलेबस है। तो मैं आपको ये जवाब दे लेता हूँ, मैं आपको ये 4 टॉपिक, क्या है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर। देखिए, जब सांस लेने की या दिल का दौरा पड़ता है, तो एक व्यक्ति को जो है आपातकालीन जीवन रक्षक एक प्रक्रिया है, जिसके तहत उसकी छाती को दबाना हो, मुंह से रेस्पिरेशन देना, ये सारे तमाम उसमें आते हैं। तो ये जो है इसके सीपीआर के बारे में पढ़ना। दूसरा फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना, घायल व्यक्ति है तरह से अस्पताल पहुंचाने पहले इमीडिएट उसी को उठ के मदद दी जा सकती है। सोशल मीडिया एडिक्शन से क्या नुकसान हो रहे हैं, कैसे है इसके बारे में। और ड्रग्स एब्यूज क्या होता है, एक आदमी जो शराब पीता है या कोई भी ड्रग्स लेता है, उसके बाद में अपनी फैमिली को, परिवार को संभालता है, ड्रग्स एब्यूज, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये 4 जो है नए टॉपिक सीईटी में ऐड किए गए हैं, और अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी इनको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है 2027, वहाँ पे आईआईटी दिल्ली जो है भारत में टॉप संस्थान। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जो है इम्पोर्टेंट जो आपका रैंकिंग, और इसमें आईआईटी दिल्ली जो है इंडिया का टॉप है। दुनिया में इंडिया का टॉप है, दुनिया में इंडिया का टॉप है 118वें नंबर पे। पहले था 123वें, यानी कि +5 जो है सुधार इन्होंने किया है। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग गिरी है भाई, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा, बोल किया होगा। आईआईटी मद्रास जो है, इसने भी 10 स्थानों की जो है सुधार किया है, और खड़गपुर ने भी 10 स्थानों का सुधार किया है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, टॉप यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया में इंडिया की कौन सी है, तो आईआईटी दिल्ली। और अगर दुनिया की बात करें तो एमआईटी जो है अमेरिका की, उसका पहला स्थान है। ये 2 बातें याद रखनी, क्या रखना है, क्यूएस रैंकिंग है 2027 की, इसमें इंडिया की टॉप आईआईटी दिल्ली है, और वर्ल्ड की टॉप आपकी एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, उसका पहला स्थान। किस तरीके से सुधार में, देखिए रिसर्च का प्रभाव जो है, रिसर्च को अगर अच्छा किया तो उससे सुधार हुआ है। प्लेसमेंट, यानी कि जो लोगों ने आईआईटी करी है यहाँ से, तुरंत नौकरी मिली कि नहीं मिली, और अगर मिली तो कितने लोगों को, इस आधार पे भी सुधार होता है। और सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लगातार सततता कितनी है। मान लीजिए पिछले साल 500 लोगों को नौकरी मिली, इस बार 100 को मिली, अगली बार 1000 को मिली, फिर 50 को मिली, ऐसे नहीं। एक कांस्टेंट हो कि 500, 550, बार लगे 525, बार लगे 530, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई 1985 में ना बहुत सारे एमएलए और एमपी तुरंत शाम को कोई पार्टी, सुबह कोई पार्टी, आयाराम गयाराम की राजनीति कर रहे थे। इसकी वजह से 42nd जो है संविधान संशोधन लेके आए राजीव गांधी जी, और उन्होंने दल बदल कानून लागू किया। ये हमने पढ़ा था। इसके तहत इन्होंने 10वीं अनुसूची जोड़ी है, और बहुत सारे प्रावधान किए, जिसकी वजह से कि भाई अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो आपकी सत्ता चली जाएगी। हम दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं वो वीडियो। अब ये जो कानून है 41 साल भी नाकाम क्यों रही, प्रभाव क्यों नहीं है? अभी आपने देखा बंगाल में जो है पार्टी जो है पहले जिधर आ गए। अभी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, बेचारा जो शिवसेना है वो दोबारा टूट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये कानून बना दिया गया तो इसका मतलब ये कानून प्रभावी नहीं है। 52वां संविधान संशोधन 1985, फिर 91वां 2003 में संशोधन किया गया था। इसके बावजूद अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। हाल ही में बंगाल और महाराष्ट्र के सांसदों ने पाला बदलना पे ये घटना सामने आई। अब मौजूदा नियम क्या है ये देखिए। ये जो 91 वाला जो नियम था ना, इसमें बोला कि 2/3 अगर शामिल होते हैं ना, उसको टूट नहीं बोला जाएगा, इसको विलय बोला जाएगा। मान लीजिए किसी पार्टी के 10 सांसद है, अगर 5 ने पार्टी छोड़ी, 1 ने छोड़ी, 2 ने छोड़ी, यहाँ तक छोड़ी ना, उसको बोला जाएगा टूट। और इन्होंने अपनी पार्टी के साथ में गलत किया, इनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन 2003 वाला नियम क्या बोलता है?
कि अगर साथ चले गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, विलय है। यहाँ पे ना तो इनकी सदस्यता जाएगी, ना कोई कार्रवाई। तो ये जो प्रावधान है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आगे बहुत सारी पार्टियां हैं, कानून देखता रह जाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी। एक पतन है पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं। सुझाव क्या है? सुझाव सिंपल है। किसी भी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता हो, का दल की सदस्यता चाहे उन्होंने 1/3 से छोड़ी हो, 2/3 से, या सारे लोग आए हो पार्टी में, उनको मेंबरशिप है वो चली जानी चाहिए। अब हालाँकि ये एक एक्सट्रीम सजेशन है राइटर का। एक्सट्रीम सजेशन इसलिए है कि भाई कई बार क्या होता है, फिर तो ना पॉलिटिकल पार्टी आपकी आवाज़ को दबा देगी। आपको जनता के मुद्दे सामने ही नहीं रखने देगी। तो आप इस डर में कि मेरी सदस्यता ना जाए, अपनी बातें सुनते रहोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ये जो मुद्दा है, इसमें आया है। अब देखिए क्वाड जो है, संगठन है जिसमें मेंबर है कौन? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इनके मंत्रियों की अभी हाल ही में बैठक हुई। हालाँकि बहुत ज़्यादा सीरियस यूएसए है नहीं। तमाम उल्टे-सीधे स्टेटमेंट, टैरिफ ये वो इंडिया के बारे में करता रहता है, तो ये संगठन उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा-सा। ट्रंप के कार्यकाल में ये तीसरी क्वाड की बैठक है और इसमें जो है कि बहुत सारे जो है पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल बदलाव हो चुके हैं, उसके बावजूद भी क्वाड कैसे रिलेवेंट है, क्वाड कैसे इम्पोर्टेंट है? बेसिकली क्वाड देखिए बनाया गया था चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए। चीन के हिंद महासागर में बढ़ता जो प्रभुत्व है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है? बट बेसिकली आप देखेंगे, हमें तो कभी-कभी अभी फ़ील होता है ट्रंप के स्टेटमेंट देख के कि साला चाइना बड़ा दुश्मन है या यूएसए खुद हमारा, इंडिया का। इस तरह की इसकी पॉलिसीज़ रही है, स्टेटमेंट रही है। तो ये जो है रिलेवेंसी बनाए रखना, देखिए रिलेवेंसी तो तभी बनी रहेगी ना जब ये बेसिकली अपना चाइना के अगेंस्ट में रहे, यूएसए इंडिया के साथ में खड़ा रहे, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि इसकी रिलेवेंसी सिद्ध करना। ठीक है? मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन जो है वो करना, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि ये सारे जो है समुद्री सहयोग करना, और सी ऑब्जर्वर मिशन देखिए बेसिकली आपको बताया था ना, समुद्र में, हिंद महासागर में चाइना का जो दबदबा है, और दबदबे का मतलब है चाइना अपने शिप भेज देता है, चाइना अग्रेसिव हो जाता है, चाइना किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है? चाइना वहाँ रिसोर्स पे दावा करता है, चाइना बाकी देशों की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रभावित करता है। ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनमें चाइना को काउंटर करना, चाइना को बैलेंस करना। ऊर्जा और खनिज के लिए भी एक ऑपरेशन इन्होंने किया, एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन्होंने करी, और फिलीपींस में पहली क्वाड जो है बुनियादी, वो भी बनने जा रही है। उन्होंने बोला है खुला और मुक्त हिंद प्रशांत होना चाहिए, अनक्लोज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनके तहत उनका पालन होना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला किया जाना चाहिए। तो ये बोल बच्चन वाली बातें हैं जो कि रोज़ बोली जाती है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम देखिए, निज्जर जो है एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी कनाडा में, वजह से जो है एक अलग तरह का मामला। 2025 में टैरिफ लगा दिया अमेरिका सरकार ने। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाक के दावों को इन्होंने सपोर्ट किया, ये एक चुनौती था। और 2026 में बिना किसी सम्मेलन के ऑस्ट्रेलिया को अध्यक्षता सौंप दी, तो ये भी प्रतिबद्धता में कमी को दिखाता है। और पहलगाम हमले के वक़्त जो वक्तव्य था और चिंता जताई गई थी वालों के, तो ये तमाम जो महत्व है देखेंगे आगे कैसे शेप होता है, कैसे हम इंडिया को हर तरह से तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले हमने बात करी स्मृति मंदाना के बारे में, फ्रांस में हिंदू मंदिर के बारे में, बोन चैलेंज के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य उज्बेकिस्तान जो कि 10वां सदस्य होगा उसके बारे में, एनएसजी सीईटी के बारे में, क्यूएस रैंकिंग के बारे में बात करी, दल बदल कानून के बारे में, और क्वाड की तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद रहा हो। आप अच्छे से रहिए इसी, चलिए अपना ख़्याल रखिए।